हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप बैकलॉग किसी तरह का नहीं कर रहे होंगे और मन लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद 11th वाले पार्ट में आपके 2 चैप्टर बचेंगे। तो धीरे धीरे प्यार से पढ़ते रहिए, कोई भी बैकलॉग ना करिए। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि सबको पता है कि मंडे से हम 12th भी स्टार्ट कर देंगे, 12th की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे लाइव फॉर्मेट में। तो जो कमिटमेंट था हमारा कि समय से कोर्स कंप्लीट करना, वो हम लोग करेंगे। बस आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। जैसा कि हमें पता है कि हम पढ़ रहे थे रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। उसमें पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि रासायनिक समन्वय होता क्या है या एकीकरण कहते किसे हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात आई थी, समन्वय की बात आई थी, तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ तंत्रिकीय समन्वय भी होता है। लेकिन जहाँ पे तंत्रिकीय समन्वय नहीं कर पाते वहाँ के लिए कुछ रसायन होते हैं और वो रसायन वहाँ समन्वय का काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दोनों सिस्टम जो है मिलके काम करता है। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है दोनों के इंटीग्रेशन सेंटर की तरह काम करता है। अगर ना समझ पा रहे हो तो इसको इतना समझिए कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है, हम बोलते हैं कि हाइयर सेंटर होता है हमारे सीएनएस का। और उसके साथ साथ हम अपने यहाँ इंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखें तो हम उसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो अन्य जो ग्रंथियाँ हैं उनको कंट्रोल करती है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ऐसे हमने चर्चा की शुरुआत करी थी और देखा था कि हमारे यहाँ लगभग कितने ग्लैंड्स हैं। धीरे धीरे हमने बताया था कि जो भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स को हमने पहले परिभाषित किया था कि ग्लैंड्स अगर हम देखेंगे तो 2 तरह की हो सकती हैं बेसिक तरीके से। एक ग्लैंड जो सिंपल सी बात है, हमारा जो ग्लैंड होगा वो भी अंग होगा, और अंग जो रसायन बनाते हैं उन्हें हम ग्लैंड बोलने लगे। अब जो रसायन बनाते हैं उनको अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किस तरह के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। क्या वह कहीं कोई नलिका बनाते हैं? अगर नलिका के माध्यम से करते हैं, कोई डक्ट के माध्यम से करते हैं, तो हम उसे एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा करते थे। वही जो रसायन बनता है किसी ग्रंथि में या किसी अंग में, और वो रसायन अगर रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाया जाता था तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहते थे। फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ अंग ऐसे भी हैं जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रसायन बनाने के साथ साथ कुछ और कार्य में भी जुड़े होते हैं। इस तरह से हमने चर्चा की शुरुआत की थी और तमाम जितने अपने यहाँ ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका जिक्र किया था। अगर फिर से एक बार रिकॉल कराऊं कि कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, तो चलिए चालू करते हैं और जिन ग्लैंड्स को पढ़ चुके हैं उनके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ग्लैंड्स के बारे में याद करिएगा तो हमारे यहाँ जो एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके अगर हम नाम को लिखें कि कौन कौन से हैं भैया, तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आपने देखा होगा पीनियल ग्लैंड। क्या नाम था भैया? पीनियल ग्लैंड। जरा लोकेशन भी याद कर लीजिए पीनियल ग्लैंड की। याद करिए, हमने बताया था कि जो हमारा थैलमस होता है, जो हमारा थैलमस होता है, जो हमारा थैलमस होता है, सॉरी, जो हमारा थैलमस होता है, थैलमस के ऊपर के इलाके को हम क्या कहा करते थे? थैलमस के ऊपर के इलाके को हम इपीथैलमस कहा करते थे, और थैलमस के ही नीचे के इलाके को हम हाइपोथैलमस कहा करते थे। तो थैलमस के ऊपर यानी रूफ पे देखें, छत पे देखें, तो वहाँ पे एक ग्लैंड होती थी जिसे पीनियल ग्लैंड कहा करते थे। फिर छत से नीचे देखें यानी हम हाइपोथैलमस देखें तो हाइपोथैलमस इटसेल्फ ग्लैंड है, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के ही जस्ट नीचे हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले हम ग्लैंड्स के नाम लिख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम क्या बोल रहे थे? पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमारे यहाँ आता है, नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो हमारे यहाँ आएगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड। फिर आएगा पैराथायरॉइड जो कि इसी के पीछे मौजूद होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड। फिर उसके बाद हमारे यहाँ थाइमस का जिक्र होगा जो कि हमारे वक्ष रीजन में पाया जाता है, थाइमस का जिक्र होगा। थाइमस के बाद हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। उसके बाद हम एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ओवरी के बारे में। और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। 3 ग्लैंड्स के नाम अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं है, तो यह है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि।
पीनियल ग्रंथि। ये है हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर हमारे यहाँ आएगा पीयूष ग्रंथि। क्या आएगा भैया? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। फिर हमारे यहाँ क्या आएगा? थायराइड ग्रंथि आएगा। क्या आएगा भैया? थायराइड। फिर हमारे यहाँ आएगा पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड। फिर हमारे यहाँ क्या आएगा? पैराथायरॉइड के बाद थाइमस, थाइमस ग्रंथि आएगी। थाइमस के बाद हमने बताया था कि हमारा अग्नाशय आएगा, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं। अग्नाशय के बाद क्या आएगा हमारे यहाँ? अधिविक्क ग्रंथि, अधिविक्क ग्रंथि, जो कि हमारे विक्क के ऊपर पाया जाता है, अधिविक्क ग्रंथि। फिर हमारे यहाँ ओवरी यानी अंडाशय पाई जाएगी। और उसके बाद हम वृषण का जिक्र करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करने वाली पाई जाती हैं, लेकिन मोटा मोटी इतने के बारे में जिक्र किया गया है हमारे चैप्टर में। तो एक एक करके हम सबका जिक्र कर रहे थे, सबके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में चर्चा कर ली थी। पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने बताया था कि पीनियल ग्लैंड हमारे यहाँ क्या स्रावित करती है? पीनियल ग्लैंड हमारे यहाँ मेलेटोनिन स्रावित करती है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ 24 आवर साइकिल जो होती है, जिसे कि हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, इवन महिलाओं में मासिक धर्म को भी नियंत्रित करती है। तो 24 आवर साइकिल्स को क्या करती है? मेंटेन करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को मेलेटोनिन कहते हैं। दूसरा, हमने हाइपोथैलेमस के बारे में भी देख लिया था कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस को हमने बताया था कि ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होता है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहने का मतलब ये था कि बेसिकली हमारे यहाँ जितनी भी ग्लैंड होती हैं, वो ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, जितने भी हमारे यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि उनको कंट्रोल करती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन हमारा हाइपोथैलेमस हमारे पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा होता है, बता रहा होता है कि कब किससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराना है, कब किसके हार्मोन को रोकना है। हमने देखा था कि नेचर वाइज अगर हाइपोथैलेमस का अगर हम जिक्र करें तो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो रिलीजिंग यानी मोची हार्मोन, और दूसरा होता है हमारा निरोधी हार्मोन यानी इनहिबिटरी हार्मोन। तो 2 तरह के हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस स्रावित करता है। और हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि हम बताएंगे भी आपको, जब साथ साथ हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते रहेंगे तो देखेंगे कि किसके रिलीजिंग के लिए हार्मोन रिलीज होता है हमारे यहाँ, और किसको इनहिबिट करने के लिए हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तीसरे नंबर पे आए थे हम लोग, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पढ़ना अभी बाकी था। तो 2 चीज़ें तो हम लोग निपटा चुके थे, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के लेक्चर में कवर करेंगे आगे आने वाली ग्रंथियों को। तो चलिए सबसे पहले ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है तो कहीं ना कहीं इस सभी ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती होगी। पीनियल ग्लैंड, सॉरी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए भैया इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कल हमने डायग्राम भी बनाया था, समझा भी था कि पीयूष ग्रंथि की लोकेशन या पोजीशन क्या होती है। हमने बताया था कि हमारा जो पीयूष ग्रंथि होता है, जो हमारा स्फिनॉइड बोन है, जो कि हमारे क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स का बेस बनाता है, फ्लोर बनाता है, उस स्फिनॉइड बोन के जो उस स्फिनॉइड बोन में एक डीप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। एक ऐसा डिप्रेशन यानी गड्ढा मौजूद होता है, और उस गड्ढे में ही हमारा पीयूष ग्रंथि लॉज होता है। इस गड्ढे को हम नाम दिया करते हैं सेला टर्सिका। बताया भी था हमने कल, सेला टर्सिका। और इसी सेला टर्सिका में हमारे पास पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। फिर हमने जिक्र किया था, बताया था कि भैया जो हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है उसके 3 लोब होते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली एक बार फिर से रिमाइंड कराएं आपको, तो हाइपोथैलेमस हुआ करता था हमारे यहाँ, और हाइपोथैलेमस के बाद हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि ऐसे हमने जताया था आपसे बना के। ऐसे पीयूष ग्रंथि हम बना रहे थे। तो हम बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है 2 तरह के हार्मोन रिलीज करके, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम मास्टर ग्लैंड कहा करते थे।
हमने पीयूष ग्रंथि को जब देखा था, पीयूष ग्रंथि के बारे में जानने की कोशिश करी थी, तो हमने देखा था कि पीयूष ग्रंथि में 3 लोब पाए जाते हैं। इसे हम अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच में जो पार्ट है उसे हम कहा करते थे मध्य पीयूष ग्रंथि यानी मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, और जो इधर पीछे वाला पार्ट था उसे हम कहा करते थे पश्च पिट्यूटरी, पश्च पीयूष ग्रंथि। हमने इनके नाम भी बताए थे आपसे, पिछले लेक्चर में बताया था। अग्र पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या, पार्स डिस्टेलिस। क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। वैसे ही मध्य पीयूष ग्रंथि को हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और हम पश्च पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। कई बार ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, पार्स नर्वोसा बोलते हैं। क्योंकि हम देखेंगे डायग्रामेटिकली तो हम बोल रहे हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस में हमारे यहाँ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स जो भी अपना केमिकल बनाते हैं अपने हाइपोथैलेमस में ही वो इस केमिकल को रिलीज करते हैं, और जिसको कि हमने देखा था कि हमारे यहाँ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से हमारे पीयूष ग्रंथि तक वो पहुँचती है। ऐसा हमने जिक्र किया था। लेकिन हमने यहाँ ये भी देखा था कि हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो क्या है, जो अपने स्रावन को, जो अपने सिक्रीशन को, जो अपने द्वारा बनाए केमिकल को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ही ड्रॉप करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम उस पार्ट को, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, पार्स नर्वोसा बोला करते हैं। ये पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस को मिला के हमने बताया था कि हम नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पार्स नर्वोसा जो होता है उसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये बेसिक एक डिफरेंस है, एक बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि पीयूष ग्रंथि को हम कैसे देख सकते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि हमारे यहाँ स्पिनोइड बोन के द्वारा बने हुए एक गड्ढे में मौजूद है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके हार्मोन्स के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और रिकॉल करने के पश्चात इनके फंक्शंस जरा देख लेते हैं। हमने बताया था कि अगर हम पीयूष ग्रंथि के तीनों लोब को डिवाइड कर दें, तो चलिए एक एक लोब को डिवाइड करके उनके द्वारा स्रावित हार्मोन की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ हमने लिख दिया पीयूष ग्रंथि। यहाँ लिख दिया क्या, पीयूष ग्रंथि लिख दिया, पीयूष ग्रंथि लिख दी। पीयूष ग्रंथि लिखने के बाद हमने क्या किया कि हमने तीनों लोब के नाम मेंशन कर दिए यहाँ कि भाई पीयूष ग्रंथि में हमारे यहाँ 3 लोब पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लोब पाए जाते हैं भैया, तो 3 लोब में अग्र, मध्य और पश्च, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंपल में, क्योंकि ये बात हम बता भी चुके हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, मिडिल पिट्यूटरी हो गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। 3 लोब पाए जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा लोब कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नेचर क्या होता है, या उसके पास कौन सा, उसका क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्मोन हमारे यहाँ क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, जो जनरेट कहीं और होता है, जब बनता कहीं और है और वो मैसेज कहीं और भेजा जाता है, इसलिए हम हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा करते हैं। तो अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करके देखें कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, तो सबसे पहले हार्मोन का हम नाम लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही कुछ ना कुछ अंदाजा आपको लग रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन, या इसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जो क्या है भैया, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। बहुत प्यार से अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगा, हमारे यहाँ क्या होगा, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए एक एक करके हार्मोन्स के काम भी लिख लेंगे, और उनके बढ़ने और घटने से हमारे शरीर में क्या समस्याएं होंगी उसको भी हम लिख लेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं सारे हार्मोन्स को कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होंगे। पहला तो हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, कहीं ना कहीं हमें नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा कोई हार्मोन, एक ऐसा कोई केमिकल मैसेंजर जो हमारे शरीर में जब आता होगा तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो भी कोशिकाएं जरूरी होंगी उनको एक्टिवेट करता होगा, या ग्रोथ का एक मैसेज लेके आता होगा। दूसरा हमारे यहाँ हार्मोन होता है क्या, TSH। क्या नाम होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है? उद्दीपन। क्या होता है मतलब भैया? जब भी हम स्टिमुलेटिंग लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है? उद्दीपन। यानी कोई ऐसा हार्मोन जो हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड को आता होगा और उद्दीपित करता होगा कि भैया जो तुम्हारा काम है वो काम स्टार्ट करो। इसीलिए इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं TSH। क्या लिखते हैं भैया? TSH। कई बार आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन को GH बोल देते हैं, GH या STH बोल देते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म पे भी फोकस रखिएगा, ऐसा ना हो कि STH आ जाए तो फिर आपको आते हुए भी लगे कि STH क्या होता है। फिर हमारे यहाँ तीसरा हार्मोन जो होता है हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, वो क्या होता है? तीसरा हार्मोन हमारे यहाँ होता है प्रोलैक्टिन। इसे PRL भी बोलते हैं या मैमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। मैमोट्रोपिक हार्मोन। तो ये नाम हो गया हमारे यहाँ किसका? प्रोलैक्टिन का। एक एक करके हम फंक्शन भी जरूर देखेंगे। फिर हमारे यहाँ चौथा हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? हमारे यहाँ चौथा जो हार्मोन है वो है हमारे यहाँ FSH। क्या नाम है? FSH। इसको हिंदी में बोलते हैं पुट्टिकीय प्रवर्धन हार्मोन। पुट्टिकीय प्रवर्धन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, पुट्टिकीय प्रवर्धन हार्मोन। फिर हमारे यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये 6 हार्मोन जो है हमारे यहाँ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं। कहाँ से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं। ये 6 हार्मोन हो गए। अभी इन 6 का फंक्शन भी हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं और कहाँ पे कार्य करते हैं। क्योंकि सर जी आपने तो बताया है कि हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों के कार्य को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इन हार्मोन्स के माध्यम से वो कैसे अन्य ग्रंथियों के कार्य को वो कंट्रोल कर रही होती है। वही मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी में हमने देखा था कि हमारे यहाँ स्रावित होता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MSH भी कहा करते हैं। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही हमारे यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से 2 हार्मोन स्रावित होते थे। कौन कौन से भैया? तो 2 हार्मोन में क्या है हमारे यहाँ? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या वेसोप्रेसिन कहते हैं, वेसोप्रेसिन। इनका भी काम देख लेंगे हम क्या होता है। और हमारे यहाँ दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो इतने हार्मोन्स हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। जैसे एक एक करके फंक्शन अगर हम देखें तो पहला हमने लगाया ग्रोथ हार्मोन। क्या लगाया? ग्रोथ हार्मोन। जानते भैया ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है हमारे यहाँ, या इसका फंक्शन क्या होता है? तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट है कि ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट करता होगा, ग्रोथ हार्मोन। और आप सभी को पता है कि ग्रोथ होने के लिए हमारे यहाँ जरूरी है कि उपापचयी क्रियाएं होती रहे। उपापचयी क्रियाएं क्या है? होती रहे। इसलिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता होगा, तभी ग्रोथ होगा, डेफिनेट सी बात है। तो हम इस हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को देखें तो इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि अगर ग्रोथ हार्मोन, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में, चाइल्ड में अगर ज्यादा स्रावित हो, चाइल्ड में अगर ज्यादा स्रावित हो, ज्यादा इसका अमाउंट बढ़ जाए या ज्यादा स्रावित हो रहा है, तो हम देखते हैं कि एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्या? गिगैनेटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगैनेटिज्म बोलते हैं। ठीक है। और यही ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा और पूछा गया, अगर एडल्ट में स्रावित हो, ज्यादा अचानक से एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाए तो हम बोलते हैं एक्रोमिगैली हो गया है।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए फॉर एडल्ट और ए फॉर एक्रोमेगेली, याद रखिएगा। तो ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चे में ज़्यादा स्रावित होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी ग्रोथ थोड़ा नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होगी, जैसे खली समझ सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए किसी अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का वैल्यू बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ती है, तो क्या होगा उस समय, तो जो ग्रोथ के लिए हमारे यहाँ एपिफाइशियल प्लेट होती हैं बोन की, अब वो भी हर्ड हो जाती हैं, वो भी ग्रो नहीं कर सकती, तो डिफॉर्मिटीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ग्रोथ तो होगा लेकिन डिफॉर्मिटीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर एडल्ट में इसे कंट्रोल पहले, क्योंकि इस लक्षण को अगर बच्चे में देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि इसके में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर इनिशियली तो हम पहचान नहीं पाते, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें, एक्रोमेगेली की बात करें, तो कई बार ऐसी वर्स कंडीशन आ जाती है कि जिसमें बढ़ता है ग्रोथ हार्मोन, उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये ग्रोथ के लिए ही जिम्मेदार है। बच्चे में अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े यानी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन स्रावित हो तो गिगैनेटिज्म दिखाई देगा कहाँ पे, बच्चों में, यानी ज़्यादा ग्रोथ होगी, अतिकायकता दिखाई देगा। वही ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हम बोलते हैं एक्रोमेगेली होती है। सिंपल सी बात है, जो भी प्रोसेस हो रहा है ग्रोथ का, ये डेफिनेट सी बात है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या सेल डिवीजन होता होगा, तो हमारे यहाँ जो ग्लूकोज है इसका कंजप्शन भी होता होगा उस दौरान। ठीक है। तीसरी बात करें, अगर ग्रोथ हार्मोन किसी में कम स्रावित होने लगा, ग्रोथ हार्मोन मान लीजिए किसी में कम स्रावित होने लगा, ग्रोथ हार्मोन के कम स्रावित होने पर क्या होगा भैया, तो जो भी मान लीजिए चाइल्ड में कम स्रावित होने लगा ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, बौना हो जाएगा। देखिए नॉर्मल एडल्ट में कम स्रावित होगा तो भाई धीरे धीरे हमारी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन खुद ही कम होता चला जाता है। मैटर कहाँ करेगा, श्रावण का मैटर, श्रावण का ये करेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि एडल्ट में कम हो गया, नहीं तो तुम बोलते कि भैया बच्चे में अगर ज़्यादा होने लगा नॉर्मल से तो गिगैनेटिज्म हो जाएगा, कम होगा तो बच्चा बौना हो जाएगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन ये है कि अगर किसी एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन जो कि नॉर्मली कम होना चाहिए अगर ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, एक्रोमेगेली हो जाएगी। तो इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि बौना हमें एक जगह और मिलेगा अभी, लेकिन वहाँ बौना जो मिलेगा वो करेगा हमें परेशान। ठीक है। तो यहाँ पे जो बौना मिला है ये इसका शारीरिक ग्रोथ कम हुआ है क्योंकि इसके यहाँ ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये फंक्शन होता है हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन का, और इससे ही रिलेटेड, इन तीन बातों से ही रिलेटेड हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन से सवाल पूछे गए। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड सवाल इन तीन लाइनों से ही पूछा गया है। फिर दूसरा हमारे यहाँ हार्मोन था क्या, दूसरा हमारे यहाँ हार्मोन जिसका जिक्र किया हमने वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। क्या था, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भैया ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को उद्दीपित करता है। क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को उद्दीपित करता है थायरॉक्सिन के सिक्रीशन के लिए। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के स्राव के लिए उद्दीपित करता है। क्या करता है भैया, उद्दीपित करता है। ठीक है, उद्दीपित करता है। भैया कहता है कि भैया तुम थायरॉक्सिन का स्राव करो। सिंपल सी बात है, थायरॉक्सिन के स्राव को क्या करता है, उद्दीपित करता है। अब थायराइड हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन जो सिक्रीट करता है उसका क्या काम होता है, तो अगर एक कम सिक्रीट होगा तो काम प्रभावी होगा और वैसे ही लक्षण दिखाई देंगे हमें, तो वहां हमें समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा हार्मोन हमने जिक्र किया क्या, नॉर्मली देखें तो प्रोलैक्टिन या PRL या मेमोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन इसे PRL भी बोलते हैं या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमारे यहाँ एंटीरियर लोब पिट्यूटरी जो स्रावित करती है, यह हमारे यहाँ क्या करता है, स्तन ग्रंथियों के विकास
यह स्तन ग्रंथियों के विकास, स्तन ग्रंथियों के विकास एवं दुग्ध निर्माण को प्रेरित करती है, एवं उनमें दुग्ध निर्माण को प्रेरित करती है। दुग्ध निर्माण, याद रहे, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करती है। ठीक है, दुग्ध निर्माण को क्या करती है? प्रेरित करती है। बहुत प्यार से समझ लिया। क्या है भैया? ये हमारे यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। कौन सीक्रेट करते हैं भैया? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये हमारे यहाँ स्तन ग्रंथियों के निर्माण को, स्तन ग्रंथियों के विकास को, जो भी विकसित हो जाए, और उसके बाद उसमें दुग्ध निर्माण को क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे यहाँ प्रेरित करता है कि भैया दुग्ध का निर्माण। फिर चौथा हार्मोन हमारे यहाँ था FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिकीय प्रवर्धन हार्मोन, FSH। FSH इसे बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन जो होता है, पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन, पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन जिसे बोल रहे हैं, इसका काम क्या होता है भैया? तो हमने देखा है, जरा ध्यान से समझिएगा, इसका काम हम बेहतर तरीके से कहाँ समझेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है और जो फीमेल गैमीट होती है, यानी मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा, मेल में जो हमारे यहाँ शुक्राणु बनने वाला है और फीमेल में जो अंडा बनने वाला है, इनके परिवर्धन को प्रेरित करता है, इनके परिवर्धन को प्रेरित करता है, परिवर्धन को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अब डेफिनेट सी बात है, ये हमारे गोनेड्स में ही बनते हैं, इसलिए इसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इनको और LH को मिला के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हम बात करें तो हम देखेंगे कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होगा। फीमेल में यानी महिला में देखें तो अंडोत्सर्ग, फीमेल में अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है, अंडोत्सर्ग के लिए यानी ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमारे यहाँ पुट्टिका पूरी तरह से परिवर्धन हो जाता है पुट्टिका का, तो उस परिवर्धित यानी पूरी तरह से विकसित पुट्टिका से जो अंडा रिलीज कराने का जो प्रोसेस होता है, वो कौन कराता है? हमारे यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। वही हमारे यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, LH हमारे यहाँ सर्टोली सेल पे काम करती है। मेल में बात करें तो यही LH जो है सर्टोली कोशिका पे काम करती है। किस पे काम करती है? सर्टोली कोशिका, सॉरी, ये काम करती है इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग कोशिका पे काम करती है, लीडिंग कोशिका पे काम करती है, लीडिंग कोशिका पे। और टेस्टोस्टेरॉन या जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण कराती है, टेस्टोस्टेरॉन को स्रावित कराती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ LH जब मेल की बात करें, फीमेल में तो अंडोत्सर्ग कराती है, अंडा रिलीज कराती है, लेकिन मेल में लीडिंग कोशिका पे काम करती है, और लीडिंग कोशिका इसके रिस्पेक्ट में क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे वहाँ पे इन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है जब एक एक करके रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स को और उनके द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन्स को देखेंगे, उनके कार्य को देखेंगे, तो ज़्यादा हम बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो बचता है उसका नाम है ACTH। क्या नाम है? ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होता है, ये हमारे अधिविक बलकूट पे काम करता है। अधिविक बलकूट पे, अधिविक बलकूट पे काम करता है। और अधिविक बलकूट को अगर हम देखेंगे तो इसके 3 लेयर होती है। कौन कौन सी भैया? तो हम बोलते हैं 3 लेयर। 3 लेयर में अभी हम पढ़ेंगे कि विभाजित होता है। सबसे बाहर की देखें तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच की जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा। और तीसरा अंदर की जो सबसे होती है जोना रेटिकुलेरिस। तो ACTH जो हार्मोन होता है वो एक्ट करता है बेसिकली हमारे जोना फैसिकुलेटा पे, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिलीज को क्या करता है? प्रमोट करता है। जोना फैसिकुलेटा क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। तो इसके रिलीज को क्या करता है? प्रमोट करता है। हम इसका कार्य अलग से देखेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फंक्शन क्या करता है जब हम अधिविक ग्रंथि पढ़ रहे होंगे। तो ये काम हमारे यहाँ ACTH का होता है। ये सारे हार्मोन कहाँ के रहे? हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रहे, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि के ये हार्मोन थे। अब हमारे यहाँ आता है क्या? MSH, जो कि मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं। कहाँ स्रावित होता है? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो नाम से ही लग रहा है कहीं ना कहीं मिलेनोसाइट कोशिका को उद्दीपित करता होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मिलेनिन सिंथेसिस को उद्दीपित करता होगा। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ मिलेनिन होता है वो किस में मदद करता है? हमारे यहाँ कलर पिगमेंटेशन में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करता होगा। ठीक है, तीसरी बात कर लें तो हमारे यहाँ जो 2 हार्मोन हैं, एक है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। हम इसे प्रतिमूत्रण हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमूत्रण हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रतिमूत्रण हार्मोन, प्रतिमूत्रण हार्मोन, प्रतिमूत्रण हार्मोन बोलते हैं। क्यों भैया? तो जब हम पढ़ेंगे अपने यहाँ नेफ्रॉन को, जो हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि ये दूरस्थ कुंडलित नलिका से, दूरस्थ कुंडलित नलिका से या नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका से पानी यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम आयन रख लें कि अवशोषण में मदद करता है, कि अवशोषण में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवशोषण में मदद करता है। इसीलिए से अब सिंपल सी बात है, पानी अवशोषित कर लेंगे हम तो मूत्रण कम होगा, मदद करता है, जिसको हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा था। कहाँ पे? जब हम रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बता रहे थे आपको। कहाँ पे? उत्सर्जी उत्पाद एवं उसके निष्कासन में। तो इसे प्रतिमूत्रण हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है? संकुचित करता है। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यहाँ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की बात करें कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन हमारे यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होता है, यानी बनता तो होगा कहाँ पे? हमारे यहाँ हाइपोथैलेमिक जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उसमें, बस रिलीज हमारे यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है। अब जो ऑक्सीटोसिन है, हम बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ चिकनी पेशियाँ होती हैं उसमें संकुचन का कार्य कराता है। चिकनी पेशियों में संकुचन, चिकनी पेशियों में संकुचन कराता है। और चिकनी पेशियों में संकुचन कराता है तो एक कई चीज़ों में मदद करता है हमारे यहाँ। जैसे कि भैया किस में मदद करता है? जैसे कि चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड बर्थ के दौरान गर्भाशय में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन कराता है। जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे गर्भाशय में संकुचन कराता है। बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन, इवन इसे मिल्क स्क्वीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ प्रोलैक्टिन जरूर हमारे यहाँ स्तन ग्रंथियों के विकास और उसमें दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन चूंकि इसका काम है
चिकनी पेशियों में संकुचन कराना। तो इस संकुचन के पश्चात ही मिल्क इजेक्ट होता है, तो इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं या मिल्क स्क्वीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। मिल्क स्क्वीजिंग हार्मोन। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ सुना होगा आपने कि सुई लगा के दूध निकालता है, इस तरह के ही हार्मोन्स का जुगाड़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क स्क्वीज कर सकें, निकाल सकें हम बाहर। ये सारे हार्मोन्स रहे किसके, हमारे पीयूष ग्रंथि के, और उनका मोटा मोटी फंक्शन रहा जो अलग ग्रंथियों पे वो कार्य करता है। जब हम उस रिस्पेक्टिव ग्रंथि को पढ़ रहे होंगे और उससे रिस्पेक्टिव जो हार्मोन स्रावित होकर जिस तरह से हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को क्या करता होगा, इम्पैक्ट करता होगा, वही सेम इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसी तरह से हम बात करेंगे उसकी। तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ के रहे, हमारे एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन रहे। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड से जब नीचे आते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मिलता है हमें थायराइड ग्रंथि, जो कि यहाँ पे स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है भाई, यहाँ पे स्थित है थायराइड ग्रंथि। चलिए भैया हम लिख लें थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा जान लें, थायराइड ग्रंथि के बारे में जान लें। चलो भैया हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, अवटुक ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में इसे। हमने जानना चाहा कि भैया ये थायराइड ग्लैंड है क्या, तो हम देखते हैं कि एच आकार का होता है, यहाँ पे ऐसे एच आकार की एक ग्रंथि होती है। कैसी होती है भैया, तो ऐसी दिखाई देती है भैया। तो जो दो लोब, बाई लोब्ड ग्लैंड हम बोलते हैं, और दोनों लोब हम बोलते हैं इस्थमस के मदद से जुड़ा होता है। इस्थमस यानी नेक के मदद से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये दो लोब हैं। हमने सोचा चलो इनको काट के देखते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। कई लोग इसे बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। हमने क्या करा, इसे काट दिया। क्या करते हैं, काट के देखना चाहते हैं। जब इस थायराइड ग्लैंड को काट के देखेंगे तो हमें कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी। कैसी संरचनाएं दिखाई देंगी भाई, तो हमें क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे फॉलिकल दिखाई देंगे। क्या होंगे, ऐसे ऐसे फॉलिकल दिखाई देंगे, और उनके चारों तरफ क्या होंगे, ऐसे ऐसे सेल्स होंगे। उनके चारों तरफ ऐसे ऐसे सेल्स दिखाई देंगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे हमने थायराइड ग्लैंड को क्या करा है, काट दिया है। इसमें कुछ ऐसी ऐसी सेल्स भी दिखाई देंगी, कुछ ऐसी ऐसी सेल्स भी दिखाई देंगी। हम आपके एनसीईआरटी लेवल की ही बात करें, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ताकि उसकी एक भी लाइन आपसे विड्रॉ ना हो। अब इस सेल्स को देखेंगे तो इनके अंदर चूंकि ऐसे ऐसे फॉलिकल बना हुआ है, ऐसे ऐसे फॉलिकल बना हुआ है, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। इसे हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। क्या बोलते हैं भैया, थायराइड पुट्टिका बोलते हैं या थायराइड फॉलिकल बोलते हैं। थायराइड फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है पुट्टिका। हम क्या कर रहे हैं, थायराइड को काट करके देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थायराइड को काट करके देख रहे हैं। और इस थायराइड फॉलिकल के चारों तरफ हम देखेंगे तो जो भी मैट्रिक्स है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब थायराइड फॉलिकल और पैरा फॉलिकुलर सेल में कुछ डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस होता है भैया, तो थायराइड फॉलिकल जो होते हैं वो हमारे यहाँ दो तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं, मतलब दो कंपोनेंट आयोडिनाइज्ड पार्ट स्रावित करते हैं थायरॉक्सिन के। ये T3 और T4 बनाता है, T3 और T4। T3 का मतलब बोले तो ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या नाम है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 का मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थोड़ा हम रिलेटिवली जानना चाहें तो हम बोलते हैं कि T3 जो है लगभग 20% बनता है और T4 जो है 80% बनता है। लेकिन फंक्शनल एक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा T3। ये T3 T4 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को मिला के हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, थायरॉक्सिन बोलते हैं। बहुत मोटा मोटी बता रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। फंक्शनली ज़्यादा मेच्योर कौन होता है, फंक्शनली ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, T3 होता है। अमाउंट में कौन ज़्यादा होता है, T4 होता है, T4 होता है, ठीक है। अब हम बात करें,
अब हम देखें तो पैराफॉलिकुलर सेल क्या रिलीज करता है, तो यहाँ से एक थायरॉक्सिन जो होता है, जो थायरॉक्सिन रिलीज हुआ है, ये आयोडिनाइज्ड हार्मोन है। इसके निर्माण के लिए आयोडीन की होनी बहुत जरूरी है। आयोडिनाइज्ड हार्मोन है, आयोडिनाइज्ड हार्मोन है, आयोडिनाइज्ड हार्मोन है। और अभी हम इसका कार्य देख लेते हैं कि क्या होता है या इसकी कमी से क्या होगा। वही पैराफॉलिकुलर सेल की बात करें, जिसे पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल रहे हैं, ये हमारे यहाँ रिलीज करती है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज करती है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन या इसे टीसीटी भी बोलते हैं, टीसीटी। तो यानी मोटा मोटी देखें, हम डायग्रामेटिकली काट के देखें तो हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन स्रावित होती है। पहला हमारे यहाँ थायरॉक्सिन और दूसरा हमारे यहाँ क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हमारे यहाँ थायराइड फॉलिकल रिलीज करती हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। दोनों के थोड़ा कार्य देख लेते हैं हम लोग। दोनों के कार्य अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने लिख लिया पहले क्या? थायरोकैल्सिटोनिन लिख लिया, थायरोकैल्सिटोनिन लिख लिया, थायरोकैल्सिटोनिन लिख लिया। कहाँ से स्रावित होती है भैया? तो हमारे यहाँ पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन। हम बोलते हैं जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन होता है, यानी प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है। नॉर्मली लिख लें, प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन, क्योंकि ये पूछा जाएगा, प्रोटीन से बना हार्मोन। कार्य क्या होता है भैया? प्रोटीन से बना हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन। कार्य क्या होता है भैया? तो हम बोलते हैं कि रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को कम करता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत काम आएगा। ब्लड में कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। रक्त में, ध्यान दीजिएगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, मात्रा को कम करता है। रक्त की बात हो रही है, कम करता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो ऐसा थोड़ी है कि रक्त से कैल्शियम निकाल के पड़ोसी को ढेला मार देता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा, पत्थर बना देता होगा। यानी बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कराता होगा, यानी बोन के स्ट्रांग होने के लिए जरूरी फैक्टर होगा कहीं ना कहीं। चलिए भाई, इसकी बात हो गई, क्योंकि अभी इससे हम रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे कि क्या होगा। दूसरा हमारे यहाँ जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, थायरॉक्सिन के बहुत सारे फंक्शन हैं। हम बोलते हैं जो थायरॉक्सिन होता है ये हमारे यहाँ जो आधारीय उपापचयी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आधारीय उपापचय की दर को बनाए रखता है। आधारीय उपापचय, आधारीय उपापचय की दर को, उपापचय की दर को बनाता है, मेंटेन करता है, बनाए रखता है, जिसे अंग्रेजी में हम बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी बीएमआर को मेंटेन रखता है, बीएमआर को क्या करता है? मेंटेन रखता है। सिंपल सी बात है, यानी थायरॉक्सिन नहीं होगा तो हमारे यहाँ उपापचय की दर क्या होगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए थायरॉक्सिन अगर कम स्रावित होने लगा तो, और थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा भी स्रावित होने लगा तो हमारे यहाँ उपापचय की दर बढ़ जाएगी। तो इससे हम कंडीशंस को रिलेट कर लेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या रोल होता होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करते हैं। फिर क्या होता है भैया? और भी बहुत जगह रोल है इनका, जैसे भैया मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ में सहायक, यानी दिमागी विकास में भी ये रोल प्ले करते हैं, सहायक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये सहायता करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से कि हमारे यहाँ क्या होता है, बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर देखते होंगे कभी कभी कि कोई बंदा है जो बहुत कम काम करता है, थक जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भैया थायराइड चेक करा लो थोड़ा। या बहुत मोटा होने लगा, कम खाता है तब भी मोटा होने लगा, बहुत कम उम्र में मोटा होने लगा, खास करके फीमेल्स में देखते होंगे, तो हम बोलते हैं कि थायराइड चेक करा लीजिए। उपापचय की दर जैसे ही कम होगी या ज़्यादा होगी तो समस्याएं दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है, मेंटल ग्रोथ में सहायक होता है, तमाम बहुत सारे फंक्शन हमारे यहाँ क्या करता है? थायराइड ग्लैंड कराता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के माध्यम से कराता है। समस्या क्या होती है? समस्या होती है थायरॉक्सिन जो है एक आयोडिनाइज्ड हार्मोन है,
यानी इसके बनने के लिए, इसके निर्माण के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। अब थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हमारे यहाँ कम, जब थायराइड कम काम करे या थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है तो हमारे यहाँ कुछ बीमारियाँ देखने को मिलती है, जिसमें सबसे फेमस बीमारी है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो यानी थायराइड या थायरॉक्सिन अगर हमारे यहाँ कम स्रावित हो, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं नॉर्मल भाषा में, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के अल्प स्राव पे, के अल्प स्राव पे, अल्प स्राव पे थायरॉक्सिन मान लीजिए हमारे यहाँ कम स्रावित होने लगा, तो क्या होगा भैया, थायरॉक्सिन हमारे यहाँ कम स्रावित होने लगा तो पहले हमारा शरीर उसे मेंटेन करना चाहता है। इसके लिए क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायरॉक्सिन कम स्रावित होने का मतलब कि आयोडीन की कमी है। आयोडीन कहाँ से आएगा, तो हम जो खाना कंज्यूम करते हैं उसी से आयोडीन आएगा। आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को यानी अवशोषण को बढ़ाने के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, और जिससे कि वो प्रोमिनेंट हो जाता है नेक साइड में, और इस बीमारी को बोलते हैं गोएतर यानी गलगंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सिंपल गोएतर या गलगंड, सिंपल गोएतर या गलगंड बोलते हैं। चलिए एक तो समस्या ये है, मान लीजिए किसी बच्चे में कम स्राव होने लगा, किसी मम्मी के पेट में बच्चा है, अभी उसी अवस्था में क्या हो, अगर लेस स्राव होने लगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक समस्या दिखाई देती है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये बहुत खतरनाक आइटम है। क्रिटिनिज्म होगा, सिंपल सी बात है, जरा थायरॉक्सिन का फंक्शन समझिए। हम कहते हैं आधारीय उपापचयी दर को बनाए रखता है। किसी बच्चे में अगर इसका कम स्रावित होने लगा तो बॉडी ग्रोथ होगी, नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ होगी, नहीं होगी, यानी बौना होगा, और हम बोले तो दिमाग से भी पैदल होगा। बौना तो होगा ही होगा, और मानसिक विकास भी कम होगा, मानसिक विकास भी कम होगा, मानसिक विकास भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, बौना तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ मानसिक विकास भी कम होगा। ऐसे बौने को हम क्रिटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिन बोलते हैं, बीमारी को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो सिंपल गोएतर हमने देख लिया, क्रिटिनिज्म देख लिया। अब आपसे कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि जो सर्कस में काम करने वाले होते हैं बौने, वो किस तरह के बौने हैं, क्या वो पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव से हुए हैं या थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से हुए हैं। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, जो सर्कस में काम करने वाले बौने होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। उनका दिमागी विकास कम नहीं होता है, बस उनका शारीरिक विकास कम हो रहा होता है, क्योंकि उनमें शुरू में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ था। तो याद रहे, वो जो सर्कस में काम करने वाले बौने हैं वो कौन से बौने हैं, वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के शिकार हैं, न कि क्रिटिन। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। कॉन्सेप्चुअली कभी कभी आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, प्लूमल्स डिजीज हो गया, ठीक है, हाशीमाटो, ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है, एक हमारी स्व प्रतिरक्षा विकार है, स्व प्रतिरक्षा विकार है, बहुत बार पूछा गया है। स्व प्रतिरक्षा एक विकार है जिसका नाम है हाशीमाटो डिजीज, हाशीमाटो डिजीज। हाशीमाटो डिजीज जो है एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, जिसमें जो हमारी प्रतिरक्षी सेल्स होती हैं हमारे थायराइड ग्लैंड को ही क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो हाशीमाटो डिजीज कई बार पूछा गया है। प्लूमल्स डिजीज होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। प्लूमल्स डिजीज में क्या होता है, हमारे यहाँ जो नोडुलर फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 3 बीमारियों का जिक्र है, इनके बेसिक चीज़ों को हमें समझना है। हमने थायरोकैल्सिटोनिन के काम देख लिए हैं। अब हमारे पास आता है इसी थायराइड से ही लगा हुआ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या आता है भैया, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, पराटुक ग्रंथि कहते हैं इसे, और ये सिक्रीट क्या करता है, ये स्राव करता है किसका, पैराथार्मोन का। किसका भैया, पैराथार्मोन का। किसका स्राव करता है, पैराथार्मोन का। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है हम बोलते हैं कि ये पृष्ठीय सतह पे होता है, संख्या में 4 दिखाई देते हैं। अगर हम इनके डायग्राम बना लें तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अगर थायराइड ग्लैंड है, ऐसे हमने
एच आकार का बनाया था, इस्थमस हो गया, ये दोनों बाइलोब्ड ग्लैंड जुड़े थे। तो इसी बाइलोब्ड ग्लैंड के पृष्ठीय सतह पे ऐसे छोटे छोटे 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सब शरीर के सबसे छोटे ग्रंथि, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है भैया? लीवर, यकृत। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है हमारे यहाँ क्या? तो भैया हमारे यहाँ पैराथायराइड ग्रंथि होता है। क्या शरीर रिलीज करता है भैया? पैराथार्मोन रिलीज करता है। भैया इसका कार्य क्या है? तो हम बोलते हैं जो पैराथार्मोन होता है ये रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अच्छा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है तो कैल्शियम आता कहाँ से होगा? बाहर से आता होगा, यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बोन के रिजॉल्यूशन करता होगा या बोन का डिमिनरलाइजेशन करता होगा। कैल्शियम आता कहाँ से होगा? ये कैल्शियम बोन के यानी अस्थियों के डीमिनरलाइजेशन से आता होगा, यानी कहीं ना कहीं अस्थियों को कमजोर करता होगा कि नहीं? ठीक है, तो यानी अगर किसी बंदे में हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए तो क्या होगा? उसकी बोन कैसी रहेगी? बोन से तो पूरा कैल्शियम लेके भाग आएगा, बोन से पूरा कैल्शियम लेके भाग आएगा। और हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो थायरोकैल्सिटोनिन था और जो पैराथॉर्मोन है एक दूसरे के फंक्शनली अपोजिट है। लिख लेंगे इस बात को कि पैराथॉर्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन फंक्शन में, फंक्शन ना लिख के कार्य लिख लो, कार्य में एक दूसरे के विपरीत है, कार्य में एक दूसरे के विपरीत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे हार्मोन्स को एंटागोनिस्ट हार्मोन बोलते हैं, एंटागोनिस्ट हार्मोन बोलते हैं, यानी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, हार्मोन बोलते हैं। और भी हैं, बहुत सारे भी मिलेंगे रास्ते में, लेकिन ये देख रहे होंगे पहली बार में ही मैंने बता दिया कि एक दूसरे के क्या हैं? एंटागोनिस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत है। जहां थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा था, कम कर रहा था, वहीं पैराथॉर्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है? विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है, एंटागोनिस्ट हार्मोन है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात बहुत जरूरी है। फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट ग्लैंड जो आता है, नेक्स्ट ग्लैंड जो आता है हमारे यहाँ आता है थाइमस। क्या है भैया? थाइमस। थाइमस की बात करें, अच्छा थाइमस का नाम आपने सुना होगा। थाइमस हमारे यहाँ प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन। क्योंकि हम बोलते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन वो आर्गन होते हैं जहां हमारे जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं जहां मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो थाइमस की बात करें तो हमारे यहाँ थाइमस रिलीज करता है थाइमोसिन। थाइमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है थाइमोसिन, थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन होता है, हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन का कार्य अगर देखें तो थाइमोसिन जो हार्मोन है वो हमारे यहाँ लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में मदद करता है। लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में मदद करता है, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में मदद करता है, मदद करता है। आपको याद होगा कि लिम्फोसाइट दो तरह के, बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट होता है। पढ़ा होगा बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है।
लेकिन हमारा टी लिम्फोसाइट जब मेच्योर होता है तो कहीं ना कहीं इसके हेल्पर टी सेल ही हमारे यहाँ एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है, तो हम बोलते हैं लिम्फोसाइट के मेचुरेशन में मदद करता है। लेकिन मान लीजिए थाइमोसिन कहीं या थाइमोसिन कम रिलीज हो, थाइमोसिन अगर कम रिलीज हो, अगर कम स्राव हो, कम स्रावित हो तो क्या होगा जरा सोचिए, कम स्रावित हो तो क्या होगा जरा सोचो भाई, कम स्रावित हो तो क्या होगा, तो थाइमोसिन अगर कम स्रावित होगा, बहुत मोटा मोटी जान लीजिए, तो क्या होगा, हमारे यहाँ इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी नहीं, कम स्रावित होगा तो इम्यूनिटी क्या होगी, कमजोर होगी, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी। हम लिम्फोसाइट जहां लिखे हैं वहां जरूर लिख देते हैं कि लिम्फोसाइट जहां लिखे हैं ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ याद करिएगा जो पढ़े होंगे पहले से या जो नहीं पढ़े होंगे, लिम्फोसाइट हमारे यहाँ दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के बारे में बोलते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करता है, हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है हमारे यहाँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है, पढ़ेंगे इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये टी लिम्फोसाइट दोनों में मदद करता है, ह्यूमोरल में भी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी। हम बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ थाइमस ग्लैंड है उम्र के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, ये रिड्यूस होने लगता है। थाइमस जो ग्लैंड है, थाइमस जो ग्लैंड है उम्र के साथ साथ रिड्यूस होने लगता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ साथ, उम्र सही लिखे हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ विलुप्त होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये साइज में छोटी होती चली जाएगी, विलुप्त होती जाती है, अतः प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती जाती है, अतः प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती जाती है, कम होती जाती है। यही इसके बारे में लाइन है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है भैया, कम होती जाती है। ये कहानी है हमारे यहाँ किसके, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन जो रिलीज होता है उसकी। यानी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को कि भैया क्या इम्पैक्ट होता होगा किसके बढ़ने से किसके घटने से, किसके बढ़ने से किसके घटने से क्या इम्पैक्ट होता होगा, डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। थाइमस के नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ अगला ग्लैंड मिलेगा क्या, अग्नाशय, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या मिलेगा भैया, अगला क्या मिलेगा, अग्नाशय मिलेगा, यानी पेंक्रियाज मिलेगा। क्या मिला भैया, अग्नाशय। इसे क्या बोलते हैं भैया, पैंक्रियाज। कैसा ग्रंथि है भैया, तो हम बोलते हैं कि ये मिक्स्ड ग्रंथि है। क्या भैया, मिक्स्ड ग्लैंड है, संयुक्त ग्रंथि है। कैसा है भैया, संयुक्त ग्रंथि है। क्यों भैया, तो संयुक्त इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि इसका 99% हिस्सा जो होता है, पैंक्रियाज का, अग्नाशय का 99% भाग जो होता है, 99% जो पार्ट है पैंक्रियाज का, वो क्या है, वो बहिर्स्रावी सिक्रीशन करता है, और 1% से भी कम हिस्सा क्या करता है, वो अंतःस्रावी सिक्रीशन करता है। बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी क्या है भैया, बहिर्स्रावी में क्या है, कौन सा सिक्रीशन है भैया, तो हमारे अग्नाशयी रस। क्या है भैया, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस का स्राव करता है। पैंक्रियाटिक जूस जिसे कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पाचन में मदद करता है, जिसे कि कंप्लीट जूस भी कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। वही 1% पार्ट देखें, यानी पोस्टीरियर पार्ट जो होता है हमारे यहाँ, पोस्टीरियर पार्ट में हमने देखा है कि हमारे यहाँ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। लैंगरहैंस का द्वीप समूह पाया जाता है, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। जिक्र सुना है हमने बहुत पहले से इसके बारे में। हम बोलते हैं कि जो अल्फा सेल होती है लैंगरहैंस के द्वीप समूह की, वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है, ग्लूकागॉन रिलीज करती है। जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन रिलीज करती है, और जो डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है,
सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है। ये 3 हार्मोन हमारे यहाँ अग्नाशय से रिलीज होते हैं। अल्फा सेल हमारा क्या करता है रिलीज, ग्लूकागॉन। बीटा सेल हमारे यहाँ इंसुलिन रिलीज करती है, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल रिलीज करती है। इनके भी काम हम थोड़ा जान ले अगर, तो हम बोलते हैं जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन क्या होता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अच्छा एक बात बोल सकते हैं कि नहीं, कैसे बढ़ाता होगा, बढ़ाता है तो हम बोलते हैं सेलुलर इनटेक कम कर देता होगा, सेल्स को कम ग्लूकोज जाता होगा तभी तो रक्त में ज़्यादा ग्लूकोज होगा। तो हम बोलते हैं, कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो सेलुलर इनटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि ग्लूकोज का निर्माण ज़्यादा कराता होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता होगा, यानी सेलुलर इनटेक को कम कर दिया जाए और ग्लूकोज को और ज़्यादा बनाया जाए तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करा लेता है। तो रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है कौन भैया, ग्लूकागॉन। दूसरा है भैया हमारे यहाँ क्या, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज के यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अब याद करिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है यानी सेलुलर इनटेक बढ़ा देता होगा, ग्लूकोज ज़्यादा कोशिकाएं कंज्यूम करती होंगी ताकि रक्त में उसकी मात्रा बढ़ा रहे। अब देखिए एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं कि नहीं है, यस या नो, एक दूसरे के उल्टा काम कर रही हैं, हाँ या नहीं, एक दूसरे के उल्टा काम कर रही हैं, हाँ या नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को हम आपस में एंटागोनिस्ट बोलते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, एंटागोनिस्ट हार्मोन है, याद रहे। अब कहोगे भैया सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, तो सोमैटोस्टैटिन हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इनके सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, इतना तो रिवाइज कर लेंगे ना, क्योंकि ख़त्म नहीं करना हमें। हम चाहते हैं कि आप लोग एक एक चीज़ एकदम प्यार से एनसीईआरटी की एक एक लाइन ना छूटे आपसे, एक एक लाइन भी ना छूटे आपसे, इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ जाएं आप, ठीक है, इस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ जाएं। अरे आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, इस तरह से एनसीईआरटी को क्या करें आप, पढ़ जाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा अगला है क्या है। अब आगे क्या क्या बचा हुआ भाई, चलो बोझ नहीं बनाएंगे। आगे हमारे पास बचा हुआ अधिवृषण ग्रंथि, जिसको बहुत प्यार से देखने वाले अधिविक ग्रंथि। क्या बचा हुआ है, अधिविक ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, फिर क्या बचा हुआ है, टेस्टिस यानी वृषण बचा हुआ है, फिर अंडाशय बचा हुआ है। ये 3 ग्लैंड और कुछ अन्य ग्रंथियां भी हैं जिनका नाम हम बताएंगे, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो हम हार्मोन स्रावित करती हैं, प्लस इनका केमिकल नेचर बताएंगे, प्लस इनकी क्रिया विधि बताएंगे कि कैसा होता है। तो ये वाला हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही प्यार से आपका पूरा ये जो चैप्टर है अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और इसको ऐसे ही प्यार से पढ़ते रहिए, एकदम ध्यान से मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए भैया बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, थैंक यू, खूब पढ़िए और खूब बढ़िए, थैंक यू, बाय बाय।